हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने F ब्लॉक वाला पोर्शन शुरू किया था पार्ट का, जिसके अंदर हमने लिया था लैंथेनॉइड श्रेणी। लैंथेनॉइड श्रेणी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में और दो रासायनिक गुणधर्म के बारे में बताया था, जिसमें एक धात्विक प्रकृति के बारे में और एक उसकी अपचायक प्रवृत्ति के बारे में, और तीसरा हमने शुरू किया था वो है जल से क्रिया के बारे में आपको बताया था। तो देखो आज हम तीसरी अभिक्रिया इसके अंदर ले रहे हैं कि जल से क्रिया। अब जल से जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो आपको पता है कोई भी धातु जल से जब क्रिया करती है तो जल से क्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। मुख्य रूप से कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण। जैसे Ln प्लस H2, मैंने कहा था लैंथेनॉइड श्रेणी की जब हम गुणधर्म पढ़ेंगे तो अभिक्रियाओं में लैंथेनॉइड श्रेणी को Ln के द्वारा दर्शाया जाता है। अब आप इसके हाइड्रोक्साइड बनाओगे तो Ln की संयोजकता भी हमने कितनी बताई थी, प्लस की 3 के हिसाब से बताई थी, और प्लस क्या लिखते हैं, H2 गैस इसके अंदर प्राप्त होती है। अब आप इसको संतुलित करोगे तो यहां पर हम लिख देंगे 2 से इधर देखो आप ऑक्सीजन हो जाएंगे 6, तो यहां लिख देते हैं 6 और इधर आ जाएगा 2, तो 6H2 है ना, यानी हाइड्रोजन कितने हुए 12, तो 3 2 6 इधर हो गए और 3 इधर आ जाएंगे। तो ये अपनी अभिक्रिया इसमें क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। ठीक है, चौथी अभिक्रिया हम लेते हैं ऑक्सीजन से क्रिया। अब आपको भी पता है ऑक्सीजन से जब क्रिया करवाते हैं तो कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी, कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके हमेशा क्या बनाती है, ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ऑक्साइड का। अब आप रिएक्शन बताओगे तो Ln प्लस O2। अब देखो Ln इसकी संयोजकता 2 है तो 2, और इसकी संयोजकता 3 है लैंथेनम की, तो ये 3 हो जाएगा। अब आप इसको संतुलित करोगे तो यहाँ Ln2O3 है, हम क्या करते हैं इसके आगे 2 लिख देंगे। 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन 6 हो जाएगी ना, तो 6 के हिसाब से इसको संतुलित करना क्या होगा, आसान रहेगा। अब इधर Ln कितने हो गए 4, तो ये 4 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो जल से क्रिया हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन से क्रिया पे ऑक्साइड बनाती है। पांचवी इसके अंदर आती है वो है हैलोजन से क्रिया। तो हैलोजन से जब अपन क्रिया बताते हैं तो हैलोजन से क्रिया करके ये ट्राई हैलाइड बनाती है। क्या बनाती है, ट्राई हैलाइड का निर्माण करती है। अब ट्राई हैलाइड का मतलब क्या हुआ, तो देखो आप Ln हैलोजन को क्या लिखते हैं, X2 के रूप में। अब जब इसकी क्रिया कराओगे तो Ln X3, क्योंकि हैलोजन की संयोजकता 1 है और लैंथेनम की कितनी है, 3 है। ये Ln की, सॉरी Ln की 3 है, तो 3 के हिसाब से जब आप अब इसको संतुलित करना है तो वही स्थिति, यहाँ पर 3 है तो इधर 2 लिख दो ताकि ये संतुलित आसानी से हो जाए। तो ये हो गए 6, 3 2 6, ठीक है, और इधर लैंथेनम के आगे कितने आगे। अब आप इसमें हैलोजन में कोई भी जोड़ सकते हो, है ना। तो ये पांचवी और छठी क्रिया आती है, नॉर्मली कहते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। किससे, हाइड्रोजन से क्रिया। तो इसमें आपको बताना है कि ये हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, हाइड्राइड का निर्माण होता है, और हाइड्राइड भी LnH2 के रूप में या LnH3 के रूप में क्रिया कर सकती है। तो LnH2 मतलब लैंथेनम, ये लैंथेनॉइड श्रेणी के अंदर हमने बताया था कि +3 तो इसकी होती है, इसके अलावा कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो +2 तक अगर ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएं, या ये कह सकते हैं कि असमानुपातन की क्रियाएं जो होती है और समीकरण मिति होती है, तो उसके आधार पर भी ये रिएक्शन प्रदर्शित की जा सकती है। और जल से क्रिया में भी बताना, गर्म जल और ठंडे जल के द्वारा भी इसकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। ठीक है, 6 हो गई, और 7वीं आती है लास्ट, वो है अधातुओं से क्रिया। अब अधातुओं से क्रिया में आप जैसे पहले लेते हो नाइट्रोजन से क्रिया। अब नाइट्रोजन से क्रिया है, आपको पता है ना कोई भी धातु
नाइट्रोजन से जब क्रिया करती है तो नाइट्राइड बनाती है ना, क्या बनाती है, नाइट्राइड। तो नाइट्राइड के लिए आप रिएक्शन बताओगे तो Ln प्लस N2 है ना। अब Ln और क्या आ जाएगा M, क्योंकि दोनों की संयोजकता कितनी है, 3 है, तो 3 के हिसाब से इधर आप 2 लिख दो, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है, इधर आ गए 2। ठीक है। दूसरा जैसे सल्फर से क्रिया, तो सल्फर से क्रिया में क्या बनाएगा, सल्फाइड। क्या बनाता है, सल्फाइड। अब ये होती है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कौन सी, नाइट्रोजन से क्रिया। अब सल्फर से क्रिया कराते हैं तो सल्फाइड बनते हैं, तो सल्फाइड के लिए क्या बताओगे, Ln प्लस S। तो देखो Ln सल्फर की संयोजकता 2 है माइनस की, तो Ln क्या आ जाएगा 2 और S क्या आ जाएगा 3 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी संयोजकता 3 है, इसकी 2 है, तो ये संयोजकता इस तरह से परिवर्तित होती है। अब आप इधर लिख दोगे 2 और इसके आगे कितने लिख देंगे, 3। और तीसरी याद रखनी है वो है कार्बन से क्रिया, और कार्बन से क्या बनाएगी, कार्बाइड। क्या बनाएगी, कार्बाइड। तो कार्बाइड बनाएगी तो Ln प्लस C ये बनता है LnC2 के रूप में। अब ये जो अभिक्रिया होती है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न होती है, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये एक तरह से कौन सी क्रिया है, असमानुपातन क्रिया के अंतर्गत आती है। असमानुपातन का मतलब होता है कि इस प्रकार की क्रियाओं के अंदर जो ये अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं क्रियाकारक, उनमें से किसी एक तत्व की संयोजकता ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाती है। और वो कब होगी, जब वह दूसरे तत्व के साथ में क्रिया करके और क्या करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। तो इसमें कुल अपने इसमें 7 अभिक्रियाएं दी गई है। 2 पहले कल अपने लास्ट क्लास के अंदर बताई थी। अब जल से क्रिया है, तो जल से क्रिया में हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन से क्रिया में ऑक्साइड, हैलोजन से क्रिया में ट्राइहैलाइड, हाइड्रोजन से क्रिया में हाइड्राइड बनाती है। अब आप रिएक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, डायरेक्ट भी बता सकते हो। ठीक है। और अधातुओं से क्रिया में नाइट्रोजन से क्रिया पे नाइट्राइड, सल्फर से क्रिया पर सल्फाइड और कार्बन से क्रिया पर कार्बाइड का निर्माण होता है। तो ये सभी गुणधर्म जो है ना, ये लैंथेनॉइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब हम इसके अंदर आगे शुरू कर रहे हैं, वो है इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए देखिए, अब आपको बताना है इसके अंदर अगला पॉइंट है। देखो अगला पॉइंट हम जो शुरू कर रहे हैं वह है लैंथेनॉइड संकुचन। एक एफ ब्लॉक के तत्वों में, चाहे आप लैंथेनॉइड श्रेणी लीजिए चाहे आप एक्टिनॉइड श्रेणी लीजिए, इन दोनों श्रेणियों के अंदर एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, संकुचन की क्रिया। देखो संकुचन, जैसे मान लो ये आकार है, अब आप इस पूरे आकार को अपन कहते हैं ना संकुचित होना। संकुचित होने का मतलब क्या होगा कि ये धीरे धीरे यूं एकत्रित होता जाएगा। आकार में क्या हो रहा है, कमी हो रही। आकार में क्या हो रही है, कमी, मतलब ये संकुचन की क्रिया हो रही है ना। तो ये क्यों होता है ऐसा, इसका क्या रीजन है, या ये कह सकते हो कि लैंथेनॉइड संकुचन किसे कहते हैं और इसके कारण इस श्रेणी के तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले, जैसे अपन इसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग के अंदर हम जनरली सबसे पहले क्या बताते हैं कि ये जो लैंथेनॉइड श्रेणी है,
ये लैंथेनॉइड श्रेणी है ना, ध्यान से देखिएगा। लैंथेनॉइड श्रेणी में अगर हम, ये क्या है, छठा आवर्त है, पहले भी बताया था आपको, कौन सा आवर्त है, छठे आवर्त के तत्व है। तो लैंथेनम से शुरुआत होती है, फिर आगे लास्ट में कौन सा आता है, अपने ल्यूटीशियम आता है ना। तो जब हम आवर्त की बात करते हैं, ये आवर्त है, तो एक आवर्त में जनरली बाएं से दाएं जाते हैं। क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त के अंदर। तो आपको पता होगा नाभिकीय आकर्षण बल का मान, नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है, बाएं से दाएं जाएंगे तो इसका मान क्या होता है, बढ़ता है ना। इसके मान में क्या होती है साहब, वृद्धि होती है, आवर्त सारणी में पढ़ा है हमने, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लैंथेनॉइड की। लैंथेनॉइड का मतलब होता है एफ ब्लॉक, फॉर एफ श्रेणी कह सकते हो या एफ श्रेणी के हिसाब से कह सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमने जैसे डी के अंदर पढ़ा था, 3D श्रेणी में, 3D श्रेणी में पढ़ा था, बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव, दो चीजें आई थी, याद है आपको। पहले नाभिकीय आकर्षण बल का मान ज्यादा होता है, परिरक्षण प्रभाव का मान कम होता है। तो इसमें आकार पहले कम होगा, फिर दोनों का मान बराबर हो जाता है, फिर परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे आकार में वापस क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। लेकिन यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो एफ ब्लॉक है, एफ कक्षक जो होते हैं, ठीक है, एफ कक्षक के लिए परिरक्षण प्रभाव जो होता है ना, परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कमजोर होगा, बहुत ही कमजोर होता है। क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। याद रखिएगा, एफ कक्षक के परिरक्षण प्रभाव का मान बिल्कुल कम होता है। रियलिटी में यह होना चाहिए कि जब बाएं से दाएं जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लैंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाओगे तो बाएं से दाएं जाने पर यह स्थिति होनी चाहिए थी कि जितना नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसके विपरीत परिरक्षण प्रभाव का मान उतना ही क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा, जितना मान बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान जितना बढ़ेगा, उसके अनुरूप एफ कक्षक के परिरक्षण प्रभाव का मान नहीं बढ़ता है। इसका मुख्य कारण है एफ कक्षक की आकृतियां, एफ कक्षक की आकृतियों के कारण ही, ये याद रखिएगा, एफ कक्षक की आकृतियों के कारण ही परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, बहुत ही कम होता है। परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कम होगा। अब जब परिरक्षण प्रभाव का मान कम होगा तो सीधी सी बात है, क्या होना है, आकर्षण बल बढ़ेगा। और जब आकर्षण बल बढ़ रहा है, एक तरफ से आकर्षण बल यूं बढ़ रहा है, उसको खींच रहा है, और परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, आकार, परमाणु का जो आकार है उसके आकार में क्या करना, वृद्धि करना। परिरक्षण प्रभाव का मतलब ये होता है, लेकिन इसमें परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कम है, कमजोर है, तो प्रभावी कौन हो जाएगा, नाभिकीय आकर्षण बल। और ये कहेंगे इसके अंदर, ये कहा जाएगा, देखो यहां पर स्टार के बता रहा हूं कि परिरक्षण प्रभाव का मान बहुत कम होने के कारण, क्या होने से, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसी कारण इस श्रेणी में
बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी होती है, जिसे क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। लैंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परिरक्षण प्रभाव का मान बहुत ही कम होने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, और नाभिकीय आकर्षण बल जैसे ही बढ़ा, क्या हो जाएगा? परमाणु के आकार में कमी हो जाएगी। परमाणु के आकार में क्या हो रही है? कमी हो रही है, और इसी कमी के कारण इसको क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड संकुचन, यानी परिरक्षण प्रभाव कम और नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होना, जिसके कारण इसके आकार में कमी होती है, और इसी कमी को हम क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड संकुचन। एक तो ये चीज है। दूसरी, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम पीछे क्या लिखते हैं? NH2, फिर क्या लिखते हैं? N-1D, है ना? फिर 0 से 2 तक लिखा जाता है। कुछ किताबों में 0 से 1 तक लिखा हुआ है, कुछ में 2 तक याद रखना है आपको, ठीक है? और फिर इधर आता है N-2F, 1 से 14, ये होता है। अब देखो आप, F है अंतः संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये इसमें यूं माना जाता है कि जो परमाणु का नाभिक है, इसमें जैसे ये कक्षक है ना, ये तो जैसे मान लो ये अपन माने इसको NH2, ये मानते हैं N-1D, और इसको मानते हैं N-2F। अब आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है? F कक्षक के अंदर प्रवेश करता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश कर रहा है। तो बाहर की प्रक्रिया क्या हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं रहता कि भाई परिरक्षण प्रभाव जो है ना, वो इसके बाहर वाले कक्षक, मतलब D और S के हिसाब से भी आप बता सकते हो क्या परिरक्षण प्रभाव अगर इसके ऊपर पड़ेगा, तो ये जो है ना F कक्षक की उपस्थिति के कारण इसके परिरक्षण प्रभाव का जो मान है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि आकार F कक्षक का जटिल है, D का आप जानते हो द्विडमलाकार है, ये गोलाकार आकृति में रहते हैं। तो F कक्षक की उपस्थिति के कारण ही इनके परिरक्षण प्रभाव में क्या होती है? कमी हो जाती है, बहुत ही नहीं के बराबर परिरक्षण प्रभाव हो जाएगा। तो जब परिरक्षण प्रभाव एकदम कम हो गया, तो नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और नाभिक का आकर्षण बल बढ़ते ही इसमें क्या हो जाएगी? परमाणु के आकार में कमी हो जाएगी, और इसी कमी को हम क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रभाव दिए गए, वो तीनों प्रभाव मैं आपको वापस समझा रहा हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलें अब आगे। चलिए अब अपन इस लैंथेनॉइड संकुचन के प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। देखो 3 प्रभाव दिए गए हैं किताब के हिसाब से, और तीनों में एक आपको सवाल पूछा जाएगा कि लैंथेनॉइड संकुचन किसे कहते हैं। जैसे मैं यहां सवाल लिख देता हूं, चलो इसको अलग चीज से बता देते हैं। जैसे सवाल लिखता हूं मैं, इसमें लिखेगा, चलो चले लेते हैं कि लैंथेनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड संकुचन से आप क्या समझते हैं? इसके कोई 2 प्रभाव लिखो। ये आपको सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो मैं अभी आपको इसके प्रभाव के बारे में बता रहा हूं,
ठीक है ना। अब मैं समझा देता हूं, फिर आप इसके सवाल को हल करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, पहला प्रभाव ये है, अब प्रभाव की बात की जाती है किसके, लैंथेनॉइड संकुचन के, है ना। तो सबसे पहला ये है पृथक्करण करना, लैंथेनॉइड का पृथक्करण। देखो सबसे सिंपल ले रहा हूं, पहले पृथक्करण की जो बात आती है तो हमने ये कहा था कि लैंथेनॉइड श्रेणी के जो तत्व हैं उनके आकार लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हम इसमें बताएंगे कि इनका आकार लगभग समान, लगभग क्या होता है, समान। और आकार समान होने के कारण इसके कुछ गुणों में क्या होती है, समानता पाई जाती है। अब आकार समान है, ठीक है, आकार समान है और गुणों में समानता है, तो कुछ गुणों में अगर समानता हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम उन तत्वों को पृथक नहीं कर सकते, है ना। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि आकार समान होने के कारण इनके गुणों में समानता होगी और समानता होने से इनका पृथक्करण आसानी से नहीं होगा, आसानी से नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब वर्ड क्या आया, लेकिन आगे लेते हैं, लैंथेनॉइड संकुचन के कारण, लैंथेनॉइड संकुचन के कारण इनके गुणों में थोड़ी सी भिन्नता आ जाएगी, ज्यादा नहीं आएगी, कुछ भिन्नता आ जाती है। तो लैंथेनॉइड संकुचन के कारण इनके गुणों में कुछ भिन्नता उत्पन्न होती है, और जब इनके गुणों में भिन्नता उत्पन्न हो जाएगी तो आप इसका पृथक्करण क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हैं। तो भिन्नता होने से पृथक्करण आसानी से हो सकता है, आसानी से होगा। और वो भी कौन सी विधि से, तो याद रखिएगा, आयन विनिमय विधि द्वारा, आयन विनिमय विधि द्वारा इसका पृथक्करण आसानी से हो सकता है। अब देखो इसको पूरा एक लाइन में अपन लेते हैं, क्या कहते हैं कि लैंथेनॉइड श्रेणी जो होती है उसके तत्वों का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है, और आकार समान होने के कारण इनके कुछ गुणों में समानता पाई जाती है। अब जब समानता होगी तो हम पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, गलनांक, कुथनांक, रंग वगैरह इसके हिसाब से देखते तो इनके गुणों में बिल्कुल क्या है, समानता है, तो पृथक नहीं कर पाओगे। और जब आप इसे पृथक नहीं कर पाते हैं तब इसमें जब जैसे ही ये प्रक्रिया हो जाएगी लैंथेनॉइड संकुचन की, तो लैंथेनॉइड संकुचन में क्या हो रहा है, आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो लैंथेनॉइड संकुचन के कारण आकार में परिवर्तन होने से इनके कुछ गुणों में क्या हो जाएगी, भिन्नता उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे भिन्नता उत्पन्न हुई, आप पृथक्करण करना चाहो तो आयन विनिमय विधि जो होती है एक विशेष प्रकार की विधि है, उस विधि के द्वारा इन तत्वों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो पहला इसका आपको नाम ध्यान रखना है, लैंथेनॉइड का पृथक्करण, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लें इसका, चलिए अब सेकंड पॉइंट लेते हैं, वो ये है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर एक अलग सा सवाल पूछते हैं हम। जैसे लेते हैं ना, इसमें बताया है 4D और 5D श्रेणी, यानी क्या कह सकते हैं, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तत्वों का आकार समान होना। अब ये सवाल पूछा जाता है
इनका आकार समान हो जाता है। इसका कारण बताओ, समान क्यों होता है? ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, तीन तत्व लेते हैं। अब ये है अपने 4D 5D श्रेणी, जैसे पहले 3D फिर 4D फिर 5D फिर 6D श्रेणी होती है, तो उसके हिसाब से बताया गया है। देखो सबसे पहले हम लेते हैं स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम के बाद इट्रियम और इट्रियम के बाद लैंथेनम। ये है स्कैंडियम, ये है इट्रियम और ये है लैंथेनम। और ये अगर अपन देखते हैं ना, ये यूं आते हैं वर्ग में, तो ये वर्ग संख्या तीसरी है। कौन सी है? तीसरा वर्ग। ठीक है, अब आपको यहां पर इसमें ये भी सिंबल बता देता हूं, ये वर्ग संख्या है थर्ड, अब तीसरे वर्ग में। ठीक है, क्या कहते हैं, सवाल क्या पूछा, 4D और 5D श्रेणी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तत्वों का आकार समान है, कारण बताइए। अब देखो आप, जनरली हम क्या बोलते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। पता है आपको, ऊपर से नीचे जाते हैं आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब यहां ये है 3D श्रेणी, ये है 4D श्रेणी और ये है 5D श्रेणी। चलो इसको भी मार्क कर देता हूं, आपको याद ही है वैसे भी। ये है 3D, ये है 4D और ये है 5D श्रेणी। ठीक है, अब वर्ग में ऊपर से नीचे चल रहे हैं अपन, यूं, ये यूं चल रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं आकार बढ़ता है ना। लेकिन यहां देखो आप, जब हम 4D से 5D श्रेणी में जाएंगे, 4D से 5D श्रेणी में जाते हैं, तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा, सुन लेना आप, 4D से 5D में जाने पर लैंथेनॉइड संकुचन के कारण, लैंथेनॉइड संकुचन के कारण आकार में क्या होगी, कमी होनी चाहिए या कमी होती है। अब हम ये कहते हैं कि लैंथेनॉइड संकुचन के कारण इनके आकार में क्या होती है, कमी होती है। लेकिन ये जो कमी हो रही है, ये कमी, होने वाली कमी और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में होने वाली वृद्धि, ध्यान से सुनिएगा, वापस सुन लो, यहां पर मार्क बता रहा हूं, नया एक और कलर के हिसाब से बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि लैंथेनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड संकुचन के कारण होने वाली कमी और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर होने वाली वृद्धि एक दूसरे को क्या करती है, संतुलित करती है। क्या करते हैं, होने वाली वृद्धि एक दूसरे को संतुलित करती है। क्या करती है, संतुलित। अब दोनों मान बराबर हो जाएंगे। वापस सुन लीजिएगा कि वर्ग में ऊपर से, ये क्या कह रहा है, सॉरी, 4D से 5D श्रेणी में जाने पर जो लैंथेनॉइड श्रेणी आती है, तो लैंथेनॉइड संकुचन के कारण आकार में क्या होती है, कमी होती है। अब जो कमी हो रही है, वहां कमी वर्ग में ऊपर से नीचे होने वाली जो वृद्धि है, ये
कमी और वृद्धि दोनों एक दूसरे को क्या कर देती है, संतुलित कर देती है। और जब देखो ऊपर से नीचे आ रहे हो, यहां पर ये संकुचन हो रहा है लेंथेनॉइड के कारण। अब जितना यूं संकुचन हो रहा है उतना ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वापस क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब एक दिशा में कमी होती है तो जितनी कमी होती जाती है उतनी वृद्धि होती जाती है। तो दोनों प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और एक दूसरे को संतुलित करने के कारण 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। याद रखिएगा परीक्षा में ये भी पूछ सकते हैं कि इट्रियम से लैंथेनम तक जाने पर परमाणु का आकार लगभग समान होता है, कारण बताओ। या ये पूछ सकते हैं कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तत्वों का आकार समान है, कारण लिखिए। ये आपको सवाल याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज थोड़ा समझ में आई होगी। वापस पढ़ो इसको एक बार, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब इसका लास्ट पॉइंट, तीसरा है जनरली सहसंयोजक प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो सहसंयोजक प्रवृत्ति क्या होती है, इसमें ये तीसरा पॉइंट बताया है, वो है सहसंयोजक प्रवृत्ति। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने कहा था वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, अब सॉरी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं। तो आयनिक त्रिज्या हमने कहा कि परमाणु के आकार में अभी क्या हो रही है, कमी हो रही है लैंथेनॉइड संकुचन के कारण। तो जब आयनिक त्रिज्या जो है, आयनिक त्रिज्या में अगर कमी हो जाएगी, आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या होता है, आयन के रूप में इसको परिवर्तित करना। तो आयनिक त्रिज्या में कमी होने से इनकी हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, हाइड्रोक्साइड की सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति में भी कमी हो जाती है। ये आपको जनरली ध्यान रखना है कि सीरियम 4+ से हमने लिया था ल्यूटीशियम ये 3+, जब अपन चलते हैं बाएं से दाएं चलते हैं तो इसके आयनिक त्रिज्या में क्या होती है, कमी होती है। आयनिक त्रिज्या में कमी होगी, आयनिक त्रिज्या में जब कमी होगी तो सीधी सी बात है, अगर हम इनकी क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में लेंगे, इसके अंदर बताया गया है कि कम होगा। क्षार किसे कहते हैं, क्षार की बात अगर अपन लेते हैं अम्ल और क्षारीय प्रकृति के बारे में जब अपन लेते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि सीरियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये, और इधर हम लेते हैं ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनके आयनिक त्रिज्या में कमी होने से सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक प्रकृति है उसके मान में भी क्या होती है, कमी होती रहती है, ठीक है। तो आप इसका 1 सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें ये कहा गया है कि आयनिक त्रिज्या में कमी होने से हाइड्रोक्साइड की, हाइड्रोक्साइड जो है, हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति का मान क्या होता है, कम होता है। अब ये सीरियम सबसे पहले है तो इसकी क्षारीय प्रकृति क्या होगी, अधिकतम, और इसकी क्या हो जाएगी, न्यूनतम होती है। ये आपको जनरली याद रखना है तीसरा पॉइंट। तो आप इसमें सीधा ही बता दोगे ये, अगर आप वो दोनों मुख्य रूप से वो 2 पॉइंट थे और तीसरा जनरली बताना चाहो तो सीधा बताओगे कि सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाने पर आयनिक त्रिज्या में कमी होने से हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्षारीय प्रकृति कम होती है
और इसी हिसाब से सीरियम हाइड्रोक्साइड की अधिकतम क्षारीय प्रकृति और इसकी क्या होगी, न्यूनतम क्षारीय प्रकृति दर्शाई जाती है। और एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं, वो है पीएम, याद है, प्रोमेथियम। अब ये पॉइंट आपके पूरा हो गया है, लैंथेनॉइड संकुचन के प्रभाव 3 ही थे, 3 में से आपको शुरू वाले 2 लिखने हैं महत्वपूर्ण। और पीएम के बारे में बताया गया है कि एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, प्रोमेथियम। मैंने कहा था ना प्राइम मिनिस्टर, याद रखिए। तो क्योंकि पूरी श्रेणी का एक ही तत्व है जो रेडियो एक्टिव सक्रिय कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके लैंथेनॉइड श्रेणी इसके अंदर पूरी हो जाती है। अब इसके गुणों उपयोग है, तो उपयोग में याद रखिएगा सबसे मोस्ट आएगा मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु का रासायनिक संगठन और उसका उपयोग। तो परीक्षा में या बोर्ड के अंदर आने वाला जो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो एक्सटर्नल आते हैं, वह एक्सटर्नल जनरली आपको गुमराह करने के हिसाब से पूछते हैं कि एक ऐसी धातु का नाम बताओ जिसका उपयोग तोप के गोले बनाने के अंदर या बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट जो होती है, जो गन के अंदर जो गोली होती है, उसको बनाने के उपयोग में कौन सी धातु होती है। अब उस धातु का नाम याद रखना है आपको। ये मिश्र धातु नहीं है, इसका नाम है मिश्र धातु। कौन सी, मिश्र धातु। ये मिश्र धातु जो लैंथेनॉइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनके साथ साथ आयरन वगैरह और भी कई कॉपर वगैरह ये सब धातुओं का एक तरह से मिश्रण ही होती है, ठीक है ना। तो एक आपको इसका उपयोग याद रखना है। तो मैं इसी के साथ में वीडियो के साथ में अभी तक जो आपको जैसे लास्ट में 3 नोट्स लिए थे, इसके साथ में फोटो अटैच किया था, उसी तरीके से अब ये पूरे पार्ट के पीछे जितने भी नोट्स रहते हैं वो इसके साथ में अटैच कर दूंगा अभी इसी वीडियो के साथ में। और प्लस आपको उसमें ध्यान रखना है इसके उपयोग के लिए कि क्या है लैंथेनॉइड श्रेणी के उपयोग, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके, ठीक है। धन्यवाद।